हेलो तो आप कैसे हैं आप सभी लोग। गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे आपसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में, जिसका हम लेक्चर पार्ट 2 बना रहे हैं, वंशागत और विभिन्नताओं का सिद्धांत। इस पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं एक बार फिर से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार अपने लेक्चर के माध्यम से आपके सामने आ रहे हैं। देखिए, हमने जब आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस वंशागत और विभिन्नताओं का सिद्धांत के पार्ट 1 में बताया था कि इसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता इनहेरिटेंस का जेनेटिक्स का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं। और उस आनुवंशिकता में हमने कहा था हम दो बातों का अध्ययन करते हैं, वंशागति और भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। कितनी बातों का अध्ययन करते थे? दो बातों का अध्ययन करते थे। पहला था वंशागति, दूसरा था विभिन्नताएं। तो हमने कहा था कि जब हम वंशागत और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं तो एनसीईआरटी की जब आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो उसमें पहली ही बात दिया हुआ है लाइक बिगेस्ट लाइक, यानी कि कोई भी जीव जब जनन करता है तो वह अपने ही समान, अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। जैसे उसमें दिया हुआ है कि जो एलिफेंट है, हाथी है, वो हाथी के बच्चे को ही जन्म देगा, अपने ही समान बेबी हाथी को, बेबी एलिफेंट को जन्म देता है। या मैंगो सीड से मैंगो प्लांट ही उत्पन्न होता है। तो कहने का आशय ये है कि भैया जब हमने आपको वहाँ पढ़ाया था तो कहा था वंशागत और विभिन्नताओं के सिद्धांत में हम आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं, और आनुवंशिकता में दो बातों का अध्ययन करते हैं, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, वंशागति और विभिन्नताओं का। तो हमने कहा था कि जो वंशागति होता है उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि वंशागति का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो कहा था किसी भी लक्षण का, चाहे वो किसी भी जाति का हो या हम कहते किसी भी लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसके पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में स्थानांतरण होना ही वंशागति कहलाता था। कहा है फिर से बता, हमने कहा था वहां बताया है आपको कि जो वंशागति होता है कहलाता क्या है, वंशागति किसे कहते हैं। तो हमने कहा था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसी भी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसके पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में स्थानांतरण होना ही वंशागति कहलाता है। फिर कहा था वंशागति भैया जो होता है वो जीन्स के द्वारा प्रकट होता है। जीन्स किसके द्वारा? जीन्स के द्वारा प्रकट होता है। हमने वहां बताया था, फर्स्ट लेक्चर आप देखेंगे वहां बताया है कि जो जीन्स होते हैं वो किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा भैया? डीएनए के द्वारा। अब जीन्स होते क्या है कि जो जीन्स होते हैं भैया डीएनए का वह खंड, जीन्स क्या होता है? डीएनए का वह खंड जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। और क्या स्थानांतरित होता है या प्रकट होता है। हमने कहा है कि जो जीन्स होते हैं वो जीन प्रोटीन के रूप में प्रकट होते हैं, और इसको हम जीन अभिव्यक्ति कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। वहां सारी बातें बताई थी। फिर हमने कहा था वेरिएशंस के बारे में। हमने कहा था सेम इंडिविजुअल या सेम स्पीशीज के मेंबर्स में अगर अपने पूर्वजों से या अपने जातियों से कुछ अलग लक्षण, उनसे भिन्न कोई लक्षण प्रदर्शित करते हैं तो उसी को हम विभिन्नता कहते हैं या विविधता कहते हैं। वहां कहा था। फिर हमने कहा था भैया कि जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था? तीन बातें आपको, चार बातें पढ़नी है एक्स्ट्रा। वहां हमने बताया भी था कि टर्म जेनेटिक्स को सबसे पहले डब्ल्यू बेटसन ने दिया था। फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आधुनिक आनुवंशिकता का जनक बेटसन को कहा जाता है। आधुनिक आनुवंशिकता का जनक बेटसन को कहा जाता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल ऑफ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। क्या हम कहते हैं कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स थॉमस हंट मॉर्गन को कहा जाता है, जिन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर अपने प्रयोग किया था। और उस प्रयोग के द्वारा उन्होंने कई कॉन्सेप्ट को दिया था, जिसमें हम लिंकेज, सेक्स लिंकेज इत्यादि को पढ़ते हैं। फिर कहा जाता है कि भैया फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स किसे?
फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स ए गैरार्ड साहब को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भैया जो ए गैरार्ड साहब थे, इन्होंने सबसे पहले ह्यूमन मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर को दिया था, जिसका नाम था अल्काइप्टोल्यूरिया। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड मेटाबॉलिक जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? ए गैरार्ड को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया जो ए गैरार्ड हैं, इन्होंने सबसे पहले ह्यूमन मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर को दिया था, जिसका नाम था अल्काइप्टोल्यूरिया। क्या नाम था भैया? अल्काइप्टोल्यूरिया, जिसे ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। अल्काइप्टोल्यूरिया को ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। अब ये अल्काइप्टोल्यूरिया या ब्लैक यूरिन डिजीज होता कैसे है? भैया ये जो डिजीज होता है अल्काइप्टोल्यूरिया, इसमें होमोजेनेस्टिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी हो जाती है। इस रोग में होता क्या है कि जो अल्काइप्टोल्यूरिया में होमोजेनेस्टिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी हो जाती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो होमोजेनेस्टिक एसिड होता है उसका एक्यूमुलेट होने लगता है, हमारे शरीर के अंदर वो उसका डिपोजिशन एकत्रित होने लगता है। और जब वो होमोजेनेस्टिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी हो जाती है, जैसे यहाँ देखिए ये जो होमोजेनेस्टिक एसिड है, अब इस होमोजेनेस्टिक एसिड को बदला जाता है टायरोसिन में। किसमें बदला जाता है? टायरोसिन में। अगर हम कर दें कि ये जो होमोजेनेस्टिक एसिड टायरोसिन में बदला जाता है, वो एक एंजाइम के द्वारा बदला जाता है, जिसका नाम है होमोजेनेस्टिक एसिड ऑक्सीडेज। अगर इसी होमोजेनेस्टिक ऑक्सीडेज की कमी हो जाती है, किसकी? अगर इसी होमोजेनेस्टिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी हो जाती है, तो होता क्या है कि जो ये होमोजेनेस्टिक एसिड होता है वो टायरोसिन में नहीं बदल पाता, और जब टायरोसिन में नहीं बदल पाता तो ये होमोजेनेस्टिक एसिड हमारे शरीर के अंदर एक्यूमुलेट होने लगता है। और जब एक्यूमुलेट होने लगता है तो उससे उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। क्या होता है भैया? उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और जब उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो हमारे शरीर के जॉइंट्स में, बोन्स में या कार्टिलेज में वो एकत्रित होने लगता है। और जब एकत्रित होने लगता है तो एक समय ऐसा आता है तो हमारे यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट होता है। जब यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट या पास आउट होता है, तो जैसे ही इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं, उनका जो यूरिन हवा के संपर्क में आता है तो वो ब्लैक हो जाता है। इसीलिए उसे ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से जाना जाता है। इसीलिए उसे हम ब्लैक यूरिन डिजीज कहते हैं। फिर हमने कहा था वेरिएशंस के बारे में बात करेंगे, तो आज हम वेरिएशंस के बारे में बात करते हैं, विभिन्नताओं के बारे में बात करते हैं। डिफिनीशन इसके बारे में बता ही दिया था कि सेम इंडिविजुअल सेम स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं, अगर वो अपने पूर्वजों से या अपने पेरेंट्स से उनके अंदर कुछ अलग विभिन्नताएं, कुछ अलग लक्षण प्रदर्शित करते हैं, तो उसी को हम वेरिएशंस कहते हैं, विविधताएं कहते हैं। ये जो विविधताएं होती हैं दो प्रकार से होती हैं या दो प्रकार की होती हैं। एक को हम कहते हैं सोमैटिक वेरिएशंस, दूसरे को कहते हैं जर्मिनल वेरिएशंस। एक को कहते हैं सोमैटिक वेरिएशंस, दूसरे को जर्मिनल वेरिएशंस कहते हैं। जो सोमैटिक वेरिएशंस होता है ये नॉन इनहेरिटेबल होता है, आनुवांशिक नहीं होता। इसमें जो जो सोमैटिक वेरिएशंस होता है ये नॉन इनहेरिटेबल क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो इस प्रकार की विविधताएं होती हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में स्थानांतरित नहीं होती हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होता। जो सोमैटिक वेरिएशंस होती हैं ये आनुवांशिक नहीं होती। सोमैटिक वेरिएशन का आधार जो होता है वो बाह्य कारक या बाह्य वातावरणीय दशाएं होती हैं, जिनके कारण क्या होता है विभिन्नताएं हमारे शरीर के अंदर या किसी जाति के अंदर आ जाती हैं। वो बाह्य वातावरणीय दशाएं या बाह्य कारक क्या होते हैं? एक्स रे, वायलेट रे, फिजिकल अथवा केमिकल कुछ भी हो सकते हैं। अगर हम दूसरे प्रकार की वेरिएशंस की बात करें,
जर्मिनल वेरिएशंस के बारे में। तो जो जर्मिनल वेरिएशंस होता है यह ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस कहलाता है। इसे एक दूसरे नाम से जानते हैं, इसे ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस कहते हैं। यह इनहेरिटेबल होता है, आनुवांशिकी होता है। और ये जो जर्मिनल वेरिएशंस होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस यानी कि सतत विविधताएं कहते हैं। दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस जिसे असतत विविधताएं कहते हैं। जो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस होता है ये सतत विविधताएं होती हैं। ये क्रॉसिंग ओवर के कारण आती हैं, जीन विनिमय के कारण आती हैं। जबकि जो असतत विविधताएं होती हैं ये म्यूटेशन के द्वारा जन्म लेती हैं, उत्परिवर्तन के द्वारा जन्म लेती हैं। अब हम बात करें अगर जेनेटिक्स के बारे में तो हम कहते हैं कि जेनेटिक्स को अध्ययन की सुविधा के लिए हम 3 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांट देते हैं। एक को कहते हैं प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, दूसरा मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, तीसरा पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। देखिए जेनेटिक्स को अध्ययन की सुविधा के लिए हम 3 भागों में बांट देते हैं। मेंडेलियन कॉन्सेप्ट पहला वो जो होगा वो प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, दूसरा मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, तीसरा पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। अब इसे हम 3 भागों में क्यों बांटते हैं जरा सुनिए। आनुवंशिकता की जो नींव थी उसको सबसे पहले आनुवंशिकता की नींव को मेंडेल ने रखा था। मेंडेल के द्वारा ही आनुवंशिकता का विकास हुआ। अब मेंडेल के पहले भी कुछ लोग थे जो हमारे पूर्वज थे, वो ये सोचते थे कि माता पिता के जो लक्षण है, हम किसमें प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि मेंडेल के पहले के जो लोग थे वो कैसे सोचते थे, वो ये कैसे पता करना चाहते थे कि जो माता पिता के लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित कैसे होते हैं। तो उसको हम पहले पढ़ते हैं प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में। तो उसमें कहा जाता है कि जो प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट होता है उसमें 3 थियरियां पढ़ाई जाती हैं। कितनी थियरियां? 3 थियरियां पढ़ाई जाती हैं। इसमें पहली थियरी थी प्री फॉर्मेशन थियरी, मॉइस्ट वेपर थियरी या रिप्रोडक्टिव फ्लूइड थियरी। 3 थियरियां हम आपको पहले पढ़ाया जाता था। अब हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे काम की चीज वो नहीं रही है, एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है। बस हमने आपको एक व्यू दे दिया, नाम बता दिया कि आप जानते रहिए। देखिए प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में पहले हम बहुत सारी थियरियां पढ़ते थे। जैसे हमने कहा कि प्री फॉर्मेशन थियरी हो गई, एक हो गया रिप्रोडक्टिव फ्लूइड थियरी, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया मॉइस्ट वेपर थियरी। तो बहुत सारी थियरियां थी। हम बात करें अगर प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में तो ये होता है, ये कहने वाले हैं क्या, ये बात समझिए कि जो मेंडेल से पहले हमारे पूर्वज थे, क्या मेंडेल से पहले के जो लोग थे वो ये सोचते थे कि माता पिता के जो लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित होते हैं। यानी कि जो माता पिता के लक्षण हैं वो बच्चों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित होते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पूर्वज थे यानी कि मेंडल से पहले जो हमारे पूर्वज थे 8000 से 10000 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि 8000 से 10000 ईसा पूर्व पहले जो हमारे पूर्वज थे वो ये सोचते थे कि माँ बाप के जो लक्षण हैं वो बच्चों में एक पीढ़ी से, यानी कि माँ बाप के लक्षण बच्चों में किसके द्वारा जाते हैं? लैंगिक जनन के द्वारा जाते हैं। किसके द्वारा जाते हैं भैया? लैंगिक जनन के द्वारा जाते हैं। तो उन्होंने भैया हम यही कहे हैं कि मेंडेल से पहले हमारे जो पूर्वज थे 8000 से 10000 बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व, उसमें वो ये सोचते थे कि जो माँ बाप के लक्षण हैं वो बच्चों में लैंगिक जनन के द्वारा जाता है। किसके द्वारा भैया? लैंगिक जनन के द्वारा जाता है। यानी कि लक्षणों को जाने का कारण क्या है? लैंगिक जनन है। फिर दूसरी बात कि जो वो करते क्या थे, पहले मेंडेल के पहले जो वाइल्ड एनिमल और प्लांट को क्या करते थे, जो वाइल्ड एनिमल थे, प्लांट थे यानी कि जंगली जानवर और जो पौधे थे उनकी अच्छी अच्छी नस्लों को लेते थे और लेने के बाद उनका क्या करते थे? कृत्रिम चयन करते थे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते थे। आर्टिफिशियल सिलेक्शन करने के बाद उनमें क्या करते थे? उनका क्रॉस कराते थे और क्रॉस कराने के बाद अच्छी नस्लों के जानवरों या पौधों को तैयार करते थे, जिसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है पंजाब की साहिवाल गाय। किसका? पंजाब की साहिवाल गाय, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है।
फिर हम बात करेंगे मेंडेलियन कॉन्सेप्ट की। उसके बाद देखिए, जब मेंडेल ने अपने प्रयोग किए मटर के पौधे पर पाइसन सटाइवा पर, उन्होंने अपना प्रयोग किया और सालों तक अथक परिश्रम के बाद उन्होंने जब अपने प्रयोग को वैज्ञानिकों के सामने रखा तो वो उन सबको बातें नहीं समझ में आई और अंधेरे में रहा। उनकी मृत्यु के बाद इनके खोजों को फिर से रिपब्लिश कराया गया। तो बाद की बात है, जब हम मेंडेलियन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। फिर जब अगर हम पोस्ट मेंडेलियन, बात क्या हुई कि पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट आया क्यों? कारण वो ये रहा कि मेंडेल ने जितनी बातें कही थी वो सभी बातें सही तो थी नहीं। जब सही नहीं थी तो उसी के कारण पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट आ गया, जिसको हम पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट को 3 नामों से जाना जाता है। या तो हम इसी को बेटसन हाइपोथेसिस, बेटसन फैक्टर हाइपोथेसिस कहते हैं, या तो इसी को हम जीन इंटरेक्शन हाइपोथेसिस कहते हैं, या इसी को मेंडेलियन ऑफ एफ फैक्टर कहते हैं। कितने नामों को? पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट को 3 नामों से जाना जा सकता है। पहला है बेटसन फैक्टर हाइपोथेसिस, दूसरा जीन इंटरेक्शन हाइपोथेसिस, चौथा है मेंडेलियन ऑफ एफ फैक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे मेंडेलियन कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि मेंडेल का जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में। हम बताया कि मेंडेल ने ही आनुवंशिकता की नींव रखी थी। तो हम आपको बताएंगे कि मेंडेल का जन्म, जो मेंडेल थे भैया, उनका जन्म 22 जुलाई, कब भैया? 22 जुलाई 1822 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? मेंडेल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में। कहाँ हुआ था भैया? ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में हुआ था। ये चर्च में एक पादरी थे, वहीं के उद्यान में भैया इन्होंने मटर के पौधे को उगाया और उसी पर अपना प्रयोग किया। कल हम जेनेटिक्स के बारे में जब बात करेंगे तो जेनेटिक्स के मेंडेलियन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।